सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस के रिवीजन का पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले जो है हमने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करवा दिया है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को एक्सेस नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको पूरा एक टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। ऑप्शंस हैं समय, गति, दूरी या फिर प्रकाश की तीव्रता। तो हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो होती है ये आपके दूरी की इकाई होती है। और प्रकाश वर्ष किसको कहा जाता है, तो प्रकाश जो है अपने निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष हम बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए कि ऐसी राशियां जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और जिनको एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता, उनको जो है मूल भौतिक राशियां कहा जाता है, जैसे कि विद्युत धारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल करंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, यानी कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको जो है अदिश राशियां कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, क्षेत्रफल, दाब, कार्य इत्यादि, ये जो है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि आपको प्रेशर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। ठीक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज। ऑप्शंस हैं कूलाम, वोल्ट, वाट या फिर एम्पियर। तो देखिए विद्युत धारा की जो इकाई होती है ये आपके एम्पियर होती है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। ठीक है दोस्तों, मैं साथ ही जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब आप लोग जो है हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपके स्पेशली डेडिकेटेड होती है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके मेरा यूजर नेम यहाँ पे सर्च कर लेना है, जिससे कि आप लोगों को हमारी सारी क्लासेस, नोटिफिकेशन, पीडीएफ अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, ताकि, और इसके लिए जो है लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। और पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज में लेना है DPYT10, जिससे कि आप लोग क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर पाओगे। इसके अलावा अनअकैडमी ने जो है एक नया बैच भी लॉन्च किया है, लक्ष्य एयरफोर्स एक्स ग्रुप कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपका 9 मार्च से शुरू हो रहा है। तो इसमें भी जो है आप लोग इनरोल कर सकते हो, इसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों अगर आप लोग जो है हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज करो, तो आप लोग जो है इस कोर्स के अंदर 10% का एक्सेस जो है ले पाओगे, यानी कि 10% का ऑफ जो है आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग एक बार प्लस लेते हो तो आप लोग जो है बाकी सारे कोर्सेज को भी जो है अनलॉक कर पाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को एक बैच कोर्स के अंदर सारे जो है प्लस के जो भी बैच कोर्स हैं उनको भी आप लोग एक्सेस कर पाओगे। तो इसके लिए भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशियां कहा जाता है, जैसे कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आयतन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्यूम यानी कि आयतन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है। ऑप्शंस गिवन है बेकुरल, आइंस्टीन, रेदरफोर्ड या फिर क्यूरी। तो देखिए कि बेकुरल, क्यूरी और रेदरफोर्ड ये जो है आपके रेडियो सक्रियता के मात्रक होते हैं। और रेडियो सक्रियता की अगर बात की जाए तो इसकी खोज जो है वो हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी, और रेडियो सक्रियता का जो एसआई मात्रक होता है वो भी आपके बेकुरल होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन जो है ये इसकी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि हर्ट्ज के अंदर क्या मापा जाता है। ऑप्शंस हैं आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा या फिर गुणवत्ता।
तो देखिए ये होता क्या है, इसके बारे में बात करें कि आवृत्ति क्या होती है। तो कंपन करता हुआ कोई कण जो कि 1 सेकंड में जितना भी कंपन करता है उसी को जो है उसकी आवृत्ति कहा जाता है, और हर्ट्ज में जो है आवृत्ति को ही मापते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का जो है मात्रक नहीं होता है। ऑप्शंस हैं प्रतिबल, बल, विकृति या फिर दाब। तो देखिए वो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रतिबल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है, और दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो आपके पास्कल होता है, ठीक है। जबकि विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है। ऑप्शंस हैं तरंगदैर्ध्य, ऊर्जा, आवृत्ति या फिर वेग। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है ये तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि प्रकाश की गति है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि प्रकाश की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको स्पीड में बता रहा हूँ, और ये एक रिवीजन सीरीज है, इसलिए जो है यहाँ पे क्विकली आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, यहाँ पर जो है मैं पूरा एक टॉपिक आपको कवर कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको गिवन है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 mm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पर जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ में जो है सुमेलित कीजिए और सूचियों के अनुसार जो है कूट का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो देखिए उच्च वेग, तो उच्च वेग को जो है मेक में मापा जाता है, सही बात है। तरंगदैर्ध्य की अगर बात करें तो एंगस्ट्रॉम, सही है। दाब की अगर बात करेंगे तो पास्कल हो जाएगा, और ऊर्जा जूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है A1, B2, C3 और D4, यानी कि ये पहले से ही मिला हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि पार्सेक जो है ये इनमें से किसका मात्रक होता है। ऑप्शंस है दूरी, समय, ऊर्जा या फिर तापक्रम। तो पार्सेक जो होती है ये खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक पार्सेक इज इक्वल टू हम जानते हैं 3.26 लाइट ईयर होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस यानी कि दूरी को मापने का ये मात्रक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी कि शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज। ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फर्मीमीटर जो होती है ये आपके लंबाई को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 15 नंबर सवाल, जो कि आपको दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है। यहाँ पे जो है काफी स्टूडेंट गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन सेकंड या फिर जूल सेकंड। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई जो है ये आपके जूल होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपको दिया गया है कि एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियों को मापने मात्रक जो है इनमें से किसके बराबर होता है। यहाँ पर जो है आपको अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग वैल्यू दी गई है। तो देखिए कि पार्सेक जो है वो प्रकाश वर्ष की तरह जो है मतलब कि खगोलीय दूरी को मापने की जो है एक इकाई होती है, और पार्सेक जिसको पैरालैक्टिक सेकंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक पार्सेक जो कि आपका 3.08 × 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है, और यह हम ये भी बोल सकते हैं कि एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है वैल्यू दी गई है 3.25 लाइट ईयर। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.25 लाइट ईयर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है कि एक कण जिसकी कम से कम जो है एक विमा 10⁻⁻7 मीटर से कम हो वो क्या कहलाता है। तो उसको जो है नैनो पार्टिकल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनो पार्टिकल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि तेल का जो एक बैरल होता है, ठीक है, निम्न में से लगभग कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या फिर 201 लीटर। तो तेल का जो एक बैरल होता है ये आपके 159 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और कच्चा तेल जो होता है इसको मापने के लिए बैरल यूनिट को हम प्रयोग में लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है नोट, जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील, नौ संचालनों में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई या फिर प्रकाश वर्ष समय के मापन की इकाई।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष समय के मापन की इकाई। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, और प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी को मापने की इकाई होती है, ना कि समय को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं कि इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि द्रव्यमान जो है वो हर जगह पर समान रहता है, लेकिन भार में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ये होगा कि इसका भार जो होगा वो बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये इनमें से किसकी इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है, जिसको कि EV से भी लिखा जाता है, ये भी आपको देखने से मिल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपके ऊर्जा यानी कि एनर्जी की यूनिट होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित SI यूनिटों में से जो है कौन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, या फिर दाब डाइन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर डाइन। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि दाब का जो मात्रक होता है ये आपका पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, और सीजीएस प्रणाली जो होती है, ठीक है, सीजीएस में जो है आपके बल का मात्रक होता है डाइन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग इनमें से किसके मापन में किया जाता है। ऑप्शन है प्रकाश का वेग, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, या फिर रेडियोधर्मी आवृत्ति। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल को प्रयोग में लिया जाता है। मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और इनमें से काफी क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही रूप से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, पारसेक समय की इकाई, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, या फिर हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारसेक समय की इकाई। तो पारसेक जो है ये समय की इकाई नहीं होती है, पारसेक लंबाई की जो है वो खगोलीय इकाई होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि डाबसन इकाई का प्रयोग जो है वो इनमें से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं पृथ्वी की मोटाई को मापने के लिए, हीरे की मोटाई को मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए, या फिर सौर के मापन के लिए। तो डाबसन इकाई का प्रयोग जो है ये ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आपको गिवन है कि मेगावाट जो होता है ये बिजली के नापने की इकाई है, जो कि ऑप्शंस हैं उत्पादित की जाती हो, जो कि आपके उपभोग की जाती हो, जो बचत की जाती हो, या फिर ट्रांसमिशन में हास हो जाती हो। तो मेगावाट जो है ये बिजली के नापने की ही इकाई होती है, जो बिजली आपके उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके लिए हम मेगावाट को यूज में लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि टेकियान से क्या तात्पर्य होता है, या फिर टेकियान इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस है कि प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, भारी नाभिक वाले परमाणु का भाग, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, या फिर जल में कंपन की मात्रा। तो टेकियान जो होता है ये एक आपका ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि ऐसे कण जो कि प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ऑप्शंस हैं जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, या फिर जल की मात्रा। तो देखिए क्यूसेक के द्वारा जो है किसी जल का बहाव मापा जाता है, और इसको जो है आपके क्यूसेक फीट सेकंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लो ऑफ वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शंस हैं कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, या फिर वाट। तो देखिए कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल जो है ये आपके ऊष्मा के मात्रक होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में वाट दिया गया है ये हम जानते हैं शक्ति यानी कि पावर का मात्रक होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ऑप्शंस हैं सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, या फिर जूल। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, सेंटीग्रेड जो होती है ये आपके ताप की इकाई है, ठीक है, और अर्ग जो है वो ऊष्मा की सीजीएस इकाई होती है। कैलोरी और जूल जो है ये ऊष्मा की एसआई इकाई होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हो जाता है, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो है ये आपके 746 वाट के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। और एक चीज याद रखिएगा कि औद्योगिक क्षेत्रों में जो है शक्ति की जो इकाई होती है वो भी आपके हॉर्स पावर होती है, और मशीनों की जो है शक्ति को भी हॉर्स पावर के अंदर मापा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन गिवन है कि किलोवाट घंटा जो है इनमें से किसका मात्रक होता है। ऑप्शन है द्रव्यमान, समय, विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत शक्ति। तो किलोवाट घंटा जो होता है ये आपके विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। जब हम जो है विद्युत ऊर्जा का उपभोग बड़ी मात्रा में करते हैं ना, तो इसके मापन के लिए जो है जूल का उपयोग ना करके जो है किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि पारिस्थितिक दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार, नोट, जूल या फिर ओम। तो देखिए होता क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर जो उपस्थित वायु और विभिन्न गैसें जो है उसके द्वारा उत्पन्न दाब को जो है हम पारिस्थितिक दबाव या फिर वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब की जो गणना है वो आपके बार के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि ताप के निम्नलिखित में से कौन से पैमाने के ऊपर ऋणात्मक मान नहीं होता। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर र्यूमर। तो केल्विन पैमाना जो होता है इसके ऊपर आपको जो है ऋणात्मक मान नहीं देखने को मिलता, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये फॉर्मूला होता है, इसको यूज करके जो है हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि हमारे पास जो है उतना समय नहीं बचा हुआ है अब। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 93.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है डेसिबल, ध्वनि तीव्रता की इकाई, हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई, समुद्री मील, दूरी की इकाई या फिर सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सेंटीग्रेड और सेल्सियस वगैरह जो होता है ये आपके ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, ये आपके ताप को मापने की इकाई होती है। जबकि बाकी आपको सही दिए हुए हैं, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, समुद्री मील सामुद्रिक दूरी की इकाई होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गति नोट के अंदर प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नोट की गति क्या होगी, ठीक है। तो नोट जो होता है ये समुद्री जहाज की गति की एक यूनिट होती है, ठीक है, और एक नॉटिकल मील जो है वो प्रति घंटा के बराबर होती है। तो एक इंटरनेशनल नोट जो होती है ना ये आपके 1.852 किलोमीटर पर घंटा के इक्वल होती है, और अगर 100 नोट की बात की जाएगी तो ये 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 115 माइल पर आवर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, और यहाँ पे देखिएगा ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, दोनों पैमाने मेल खाते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री, ठीक है। -40 डिग्री के ऊपर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि रिंगेलमैन स्केल जो होती है इसका प्रयोग इनमें से किसके लिए जो है किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है ध्वनि, कोहरा, धुआं या फिर प्रदूषित जल। तो रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग जो है ये कोहरा जो होता है यानी कि फॉग, इसका जो डेंसिटी होती है या फिर घनत्व जो होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका आविष्कार जो है वो फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉग यानी कि कोहरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, और यहाँ पे देखिएगा ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है, और क्वेश्चन दिया गया है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनार। तो सोनार जो होता है यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि आपकी एक तकनीक होती है जो कि नौ संचालन में तथा जल के अंदर जो है या फिर जल के सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के द्वारा जो है यूज ली जाती है, ठीक है। तो इसका लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार को यूज में लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है
कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे जो है वो पायरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन हैं ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या फिर द्रव तापमापी। तो ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग जो है ये आपके 200 डिग्री से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप के मापन में किया जाता है, और विकिरण तापमापी जो होता है इसी को पायरोमीटर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन थर्मोमीटर या फिर विकिरण तापमापी, जिसको पायरोमीटर की संज्ञा भी दी जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है कि आर्द्रता जो है ये किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर लेक्टोमीटर। तो देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए जो है जिस यंत्र को यूज में लिया जाता है उसको आर्द्रता मापी या फिर हाइग्रोमीटर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, और यहां पर क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर क्या होता है? तो देखिए, पायरोमीटर का प्रयोग जो है ये आपके हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर यानी कि तापक्रम को मापने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग जो है निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा के ताप को या फिर पौधों के ताप को। तो पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग जो है ये आपके सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है, और ये जो आपका होता है ये आपके स्टीफन के नियम के ऊपर काम करता है। ठीक है, जिसके अनुसार क्या होता है कि उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की जो मात्रा होती है वो इसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 45, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या फिर आपके हाइग्रोमीटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वायुमंडलीय दबाव का पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। तो राइट आंसर जो है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। ठीक है, जिसको यूज लिया जाता है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। इसके अलावा मैं अगर आपको बाकी ऑप्शंस बताऊं तो देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोमीटर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाइड्रोमीटर से जो है आपके द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसको मापने के लिए यूज में इसको लिया जाता है। ठीक है, और मैनोमीटर जो होता है इसके द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। तो ये उपकरण काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, तो इनको जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो बैरोमीटर यूज में हम लेते हैं, ठीक है, तो बैरोमीटर में जो है पारा नामक द्रव धातु का हम प्रयोग करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि बैरोमीटर के पारे में जो अचानक नीचे आ जाता है या फिर उसमें जो है अचानक नीचे आ जाना पारे का, ये आपके तूफानी मौसम का संकेत देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा Hg यानी कि मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 47, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कम करने के लिए मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा दिए हैं, तो आप लोग जो है इन ऑप्शंस को सभी को जरूर से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इनमें से ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए एनीमोमीटर जो कि आपके वायु की चाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अमीटर जो कि विद्युत धारा बिल्कुल सही है। टेक्योमीटर, ठीक है, जो टेक्योमीटर होता है ये आपके दाबांतर को मापने के लिए यूज में नहीं लिया जाता। टेक्योमीटर जो है ये वायुयान और मोटर शाफ्ट की गति को मापता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर, ये आपको मैंने पहले भी बताया, बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, और यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट जो है ये किसकी सूचक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए वायुदाब को मापने का ये जो यंत्र होता है इसी को बैरोमीटर कहा जाता है, और बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट जो होती है तूफान का संकेत होती है, यानी कि तेज तूफान आने वाला है। ठीक है, और जब पारा धीरे धीरे गिरता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वर्षा होने की संभावना है, और जब पारा जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि वेदर जो है वो आपका क्लियर रहने वाला है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मैनोमीटर, दाब, कार्ब्यूरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफी, हृदय गति या फिर सिस्मोग्राफ, पृष्ठ तल की वक्रता। तो देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। तो देखिए हम जानते हैं कि सिस्मोग्राफ जो होता है ये आपके भूकंप मापी या फिर भूकंप की तीव्रता को मापता है, ना कि पृष्ठ तल की वक्रता को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, और आज हमने पूरे 50 क्वेश्चंस देखे हैं। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको जो है भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आपके लिए ऑप्शंस हैं गीगर मूलर,
पायरोमीटर, वायुदाब मापी या फिर सिस्मोग्राफ। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा और 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 को या फिर क्लास नंबर 1 को चेकआउट नहीं किया है तो उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।